Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our remaining portion from topic viruses. हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था वायरसेस का, उसमें हम कंट्रीब्यूशन के टॉपिक को लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो टाइटल है टॉपिक का वो हम कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग पोर्शन को देखेंगे और साथ में वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम साथ में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटे कंट्रीब्यूशन कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर जो किसी ने खिदमात पेश की होती हैं उनको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड कैरेक्टर्स से निकला है। कैरेक्टर्स हम खसूसियत को किसी चीज़ की डिस्कस करेंगे, इसमें आज हम टॉपिक में डिस्कस करने जाएंगे। सो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हियर इज द टॉपिक, कंट्रीब्यूशन है और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी हैं? वायरसेस के। अच्छा बेटे, ट्वार्ट एक साइंटिस्ट था, इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें चीज़ के बारे में रिपोर्ट कराया और इसके बाद इसके साथ एक और साइंटिस्ट था डी हैनले, उसने इस प्रोसेस को रीडिस्कवर किया और कैसे उसने आगे जाके एक न्यू टर्म हमें दी वायरसेस के बारे में। आज हम वो भी साथ में डिस्कस इसके अंदर ही करेंगे। बेटे ट्वार्ट जो है इसने देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनीज जो हैं वो अंडरगो करती हैं लाइसिस की, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ एक बैक्टीरिया कॉलोनी है। आपको पता है बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी की सूरत में रहते हैं, ठीक है, कॉलोनियल डिवीजन है इनके अंदर। बैक्टीरिया कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ टूट फूट का शिकार होने लगे, वो टूट फूट का शिकार होने लगे, लाइसिस उसको कहते हैं। अच्छा, उसने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया यहाँ लाइसिस हो रही थी उनके अंदर कॉलोनीज की, उसने यहाँ से सैंपल इसका लिया और एक और बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर इसको शिफ्ट किया। यहां से इसने सैंपल को इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। अब यहां क्या हुआ, यहां भी लाइसिस उसने देखी कि यहां भी तोड़फोड़ जो है वो बैक्टीरिया कॉलोनीज की शुरू हो गई। अच्छा, अब उसने क्या किया कि इस कॉलोनी को जहां सेकंड में उसने शिफ्ट किया था, यहां लाइसिस जो स्टार्ट हो गई थी, इसने इसको यहां डाइल्यूट कर दिया। बेटे लेट्स सपोज एक बोतल में, एक गिलास में आपने जो है वो जूस बनाया हुआ है, जूस है, साथ में चीनी है उसके अंदर। अगर आप उसके अंदर और पानी ऐड कर दोगे तो वो जूस मिकदार में, अमाउंट में, क्वांटिटी में ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि अब वो डाइल्यूट हो गया। इसी तरीके से उसने यहां इसको डाइल्यूशन इसकी इंक्रीज कर दी, इसको क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया। अच्छा, अब डाइल्यूट करने के बाद इसने क्या किया, फिर देखा, आगे इसको शिफ्ट किया, देखा तो लाइसिस फिर रिपोर्ट हुआ। अब इसने क्या किया, फ्रॉम लाइसिस कॉलोनीज ट्रांसफर्ड टू द लाइटिक इफेक्ट, तो फिर भी लाइटिक इफेक्ट जो है वो होता रहा। अब इसने क्या किया, इसने इसको, अब पहला ये था, पहला केस, ये दूसरा केस था, ये तीसरा केस था, ठीक है। अब मैं तीसरे केस को ही डिस्कस कर रहा हूं, तो तीसरे केस को जो है अब देख लेते हैं कि इसने यहां फर्दर क्या किया। बेटे इसने यहां हीटिंग की, हीटिंग करने के बाद ये जो डाइल्यूटेड हुआ था, यहां जो डाइल्यूशन की थी इसने इसको यहां हीट किया। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया, यहां इसने यहां हीट की। हीट करने के बाद हुआ क्या, इसका जो ये लाइसिस इफेक्ट था, लैटिक इफेक्ट था, वो रिड्यूस हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉय द लिटिक इफेक्ट। फिर उसने इस लिटिक इफेक्ट को, ये जो लाइसिस होती है, ये कहता है कि ये लिटिक इफेक्ट में बी अ वायरस।
शायद ये जो लाइसिस यहां हो रही है बैक्टीरिया कॉलोनीज की, ये कोई वायरस है जो कर रहा है, टॉर्ट ने यहां तक काम जो है वो अपना कर दिया। अच्छा, अब जो है फिर इसी प्रोसेस को रीडिस्कवर किया डी हैनले ने 1917 में। उसने रीडिस्कवर किया इस फेनोमेना को और इन वायरस को एक खास नाम दे दिया बैक्टीरियोफेज। बेटे यहां लिख भी दिया मैंने, क्या नाम दे दिया? बैक्टीरियोफेज। ये वर्ड दो चीजों से निकला है, बैक्टीरियो एंड फेज से। बेटे बैक्टीरियो का मतलब है बैक्टीरिया एंड फेज का मतलब है ईटर। बैक्टीरिया को खाने वाले, उनको नाम क्या दे दिया? बैक्टीरियोफेज। तो वायरस को फिर स्पेसिफिक नाम क्या हो गया यहां? बैक्टीरियोफेजिस। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। यहां तक तो टॉर्ट ने बता दिया था ना, जो ये लाइसिस बैक्टीरिया कॉलोनी की हो रही है, ये एक वायरल इफेक्ट है, ये वायरस कर रहा है। जबकि डी हैनले ने फिर इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि भाई ये जो बैक्टीरिया को खा रहे हैं, बैक्टीरिया कॉलोनीज को लाइसिस कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन है? ये हैं बैक्टीरियोफेजिस। इसी के साथ हमने अपना पहला पोर्शन कंट्रीब्यूशन का, जो उस टॉपिक के हवाले से थोड़ा लास्ट में रिमेनिंग था, उसको डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा पहला हाफ जो लेक्चर का है वो कंप्लीट होता है, वाइंड अप हो जाता है यहां। आइए अब हम अपने सेकंड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड मैंने नाम से भी बताया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं किसी भी चीज की खसूसियत को। तो बेटे आज हम देखेंगे वायरसेस के करैक्टर क्या हैं, वायरसेस क्या क्या करैक्टर्स जो हैं वो पे करते हैं। बेटे वायरसेस की जब हमने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने इसको स्टडी किया, तो हमें पता लगा इसका वायरस का जो साइज है वो 250 नैनोमीटर है। तो वो स्पेसिफिक कौन सा वायरस है? पॉक्स वायरस। फिर 20 नैनोमीटर देखा तो उसको प्रावो वायरसेस का नाम जो है वो दे दिया गया। अच्छा बेटे, क्योंकि वायरसेस जो हैं ये डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये फिल्टर में से गुजर सकते हैं, तो ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर हैं देन द बैक्टीरिया। यही वजह है कि वो पोर्सलिन फिल्टर से भी इजीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। बेटे अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। बात है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट की। बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट दिस डेफिनेशन, सबसे पहले हमारे माइंड में बात आती है व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट होते क्या? बेटे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, disease causing agents are called parasites. So बेटे obligate intracellular parasites, सवाल अब आता है बेटे obligate intracellular parasite ऐसे वायरसेस जो कि ग्रो नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर। आपने वायरसेस की दो टाइप पढ़ी होंगी, कुछ होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, कुछ होते हैं ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव जो आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, जबकि ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स ये आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। अब आपको याद होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको एक चीज बताई थी, बैक्टीरिया वर्सेस ये जो वायरसेस हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, कहां करते हैं? होस्ट के सेल के अंदर।
ठीक है। तो इनको रिप्रोड्यूस रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट सेल्स का होना लाजमी है। तो वो होस्ट सेल कौन कौन से हो सकते हैं? वो एनिमल्स के सेल्स भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स के भी हो सकते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी सेल्स जो है वो हो सकते हैं। तो बेटे मैंने यहां एक बात लिखी है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय रेप्लिकेशन। बेटे रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हूबहू उस जैसी कॉपी तैयार करना। लेट्स सपोज ये ए वायरस है, तो इसने रेप्लिकेट करना है होस्ट सेल के अंदर। अब वहां होस्ट सेल के अंदर इसने क्या इस्तेमाल करना है? उसकी होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करना है, उसके न्यूक्लिक एसिड को, उसके प्रोटीन सेटअप को यूज करके इसने रेप्लिकेट करना है। क्योंकि ये खुद ब खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी लैक का मतलब नहीं होती। इसको रेप्लिकेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? होस्ट मशीनरी की, होस्ट सेल की। तो बेटे मैंने होस्ट सेल इधर बता दिया कि कौन कौन से हो सकते हैं। वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटे ये हैं इनके कैरेक्टर्स हैं, हर एक डिफरेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो बेटे आगे है कॉजेटिव एजेंट। बेटे कॉजेटिव एजेंट कहते हैं जो बीमारियों का मौजब बनते हैं। तो आगे इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट डिजीजेस को भी इसकी डिस्कस करेंगे। तो बेटे आपने मैं अगर फार्माकोलॉजी का चैप्टर 10th क्लास का आपको याद करवाऊं, वैक्सीन के टॉपिक के नीचे आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का टॉपिक पढ़ा था। बेटे वक्त के साथ साथ लेट्स सपोज आपको फ्लू हुआ है, एक दफा आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने मेडिसिन उससे ले ली है, ठीक है। अब एक दफा दो दफा खाने के बाद ठीक हो गए हो, नेक्स्ट टाइम आपको फिर अगेन इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक्सपोजर हुआ है, जुकाम हो गया, नज़ला हो गया। अब कहते हो मेरे पास डॉक्टर की दवाई है, तो आप वही मेडिसिन लेते हो, पर आप इस बार सही नहीं होते। तो बेटे यहां क्या हुआ? आप उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए हैं, वायरल एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो बेटे रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अगर एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल हम एक वायरस के खिलाफ करते जाएंगे तो वो उसके खिलाफ कुव्वत मदाफत उस एंटीबायोटिक के खिलाफ ले आता है। तो फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन्स अब इन्वेंट कर रहे हैं, जिससे हम उसको वायरल डिजीज को क्योर कर सकें। तो फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट का कंसेप्ट जो है वो यहां से जनरेट होता है। तो बेटे कॉजेटिव एजेंट कहते हैं ऐसे वायरसेस जो बीमारी का वजह बनते हैं। अगर हम वायरसेस की बात करें, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर हम वायरसेस के खिलाफ एक मेडिसिन को ज्यादा यूज करते जाएंगे तो वो उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंट होने की सूरत में वो अफेक्ट मेडिसिन का खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक भी वाइंड अप होता है। तो आज हमने दो पोर्शंस को अपना इस लेक्चर में कवर किया। एक हमने कंट्रीब्यूशन देखा टॉर्ट का और डी हैनले का, बैक्टीरियोफेज का मतलब जाना कैसे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस के अंदर साइजेस को देखा। फिर हमने देखा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की डेफिनेशन को। फिर हमने वायरसेस के कैरेक्टर्स को देखा लास्ट पे। फिर हमने होस्ट मशीनरी के बारे में देखा। फिर हमने कॉजेटिव एजेंट की बात की। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ट्रीटमेंट के ऊपर हमने बात की। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा वाइंड अप होता है। तो बेटे स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।